हेलो 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 हेलो, नमस्कार जी। मैं दिगंबर राजू भारती जी महाराज, एस्ट्रोलॉजर राजू महाराज। राम राम जी, नमस्कार जी। चलिए जी, आज की कक्षा चालू करते हैं। ज्योतिष से संबंधित एक बहुत ही सरल सी चीज़ और छोटी सी चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको पढ़िएगा। मैं बता रहा हूँ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाने वाली ये वस्तु मतलब उतनी कोई वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल के बता दे रहा हूँ। और जो जिनकी क्लासेस जो बच्चे सीख रहे हैं उनको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ज्ञानेश्वर तिवारी जी, हेमंत शुक्ला जी, नम्रता जी, सेन गुलाटी जी, 4-5 ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, पंजाबी ग्रुपों में। जिसको सीखने से संबंधित कोई व्यक्ति जुड़ना चाहेगा तो जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, मंगल के नीचे रवि और शुक्र, बुध तथा चंद्रमा, इन 7 ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे मानी गई है। इसमें राहु केतु के बारे में नहीं बताया गया। मैंने जो बोला इसको सुन लीजिएगा कि शनि, बृहस्पति, मंगल, आकाश मंडल में शनि, बृहस्पति, मंगल, रवि, शुक्र, बुध तथा चंद्रमा, इन 7 ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे के नीचे मानी गई है। लगातार जैसे मैंने नाम लिया उस तरह से शनि सबसे ऊपर है, उसके नीचे बृहस्पति है, उसके नीचे मंगल है और उसके नीचे रवि है, सूर्य। इस तरह से ग्रहों की स्थिति ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ क्या बताया गया कि इन 7 ग्रहों की स्थिति क्रमशः एक दूसरे से नीचे मानी गई है। अर्थात शनि की कक्षा सबसे ऊपर है, शनि के नीचे बृहस्पति, बृहस्पति के नीचे मंगल, मंगल के नीचे सूर्य, सूर्य के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध तथा बुध के नीचे चंद्रमा की कक्षा है। इस तरह से एक दिन रात में 24 होराएं होती है। 24 होराओं को एक दिन रात में क्या बोला जाता है? 24 घंटे। ठीक है, 2.5 घटी जो होती है 24-24 मिनट की, तो 2.5 घटी की एक होरा बोला जाती है 1 घंटा। ठीक है, तो 1 घंटा मैंने 2.5 घटी, 1 घटी मैंने बोला 24 मिनट, तो 24 दूनी 48 और 60 जो हो गया 12, 2.5 घटी की एक होरा बोलते हैं। एक होरा माने 1 घंटा। ठीक है, तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि प्रत्येक एक दिन रात में 24 होराएं होती है, अर्थात प्रत्येक होरा 1 घंटे के बराबर होती है। प्रत्येक होरा जो है वो 1 घंटे के बराबर होती है। यह भी कहा जा सकता है कि 1 घंटे का ही दूसरा नाम जो है उसको होरा बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा के क्रम से एक एक ग्रह होता है। कि प्रत्येक होरा का स्वामी नीचे की कक्षा के एक एक ग्रह होता है। मतलब जो चंद्र है, शुक्र है, बुध है, हमने जो ग्रहों की स्थिति देखी है कि शनि सबसे ऊपर है, उसके नीचे गुरु है, उसके नीचे लगातार फिर मंगल है, फिर उसके नीचे सूर्य है। तो जो जिस तरह से हमने 7 ग्रहों का लेख जोख लिया है कि एक सीरियल वाइज एक दूसरे नीचे, मैंने 3 बार बता दिया है कौन किसके नीचे। ठीक है, तो इसके बाद लिखा है कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे प्रथम सूर्य दिखाई देता है। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे प्रथम सूर्य, सूर्य के ही सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो सूर्य सर्वे सर्वा है, राजा ग्रह। ठीक है, तो सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। अत पहली होरा का स्वामी सृष्टि का जो सूर्य माना जाता है, सूर्य माना जाता है पहली होरा का स्वामी, क्योंकि सृष्टि का प्रारंभ सूर्य से बात हुआ था। ठीक है, तो पहली होरा का स्वामी सूर्य माना जाता है। इसलिए सृष्टि का पहला दिन सूर्य के दिन रविवार का होता है। पहला दिन जो है वो सूर्य का रविवार होता है। ठीक है, अब उसके बाद की बात देखते हैं। तो रविवार होता है, आदित्यवार और सूर्यवार के नाम से भी इसे पुकारा जाता है, रविवार। ठीक है, रविवार, आदित्यवार और सूर्यवार जो भी बोलते हैं। उसके पश्चात, ठीक है, पुकारा जाता है। उसके पश्चात प्रत्येक होरा घंटे पर एक एक ग्रह का अधिकार होता है। मतलब पहला घंटा रविवार वाले दिन सूर्य का ही होता है। अब उसके बाद जो दूसरा घंटा होता है उसकी बात करते हैं। अर्थात उस एक दिन की उसकी होरा का स्वामी सूर्य समीप वाला ग्रह शुक्र है। अब सूर्य से जो नीचे वाला ग्रह है वो शुक्र है। सूर्य से नीचे वाला, जैसा कि मैंने बता दिया कि सबसे पहले ऊपर जो ब्रह्मांड में ग्रह है वो शनि है, उसके नीचे बृहस्पति, फिर मंगल है, फिर रवि है, और रवि के नीचे, रवि माने सूर्य, सूर्य के नीचे जो है शुक्र है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि अर्थात उस दिन में दूसरी होरा का स्वामी सूर्य के समीप वाला ग्रह शुक्र है, और तीसरी होरा उससे जो नीचे है वो बुध है, और चौथी होरा का फिर चंद्रमा होगा, क्योंकि उससे नीचे चंद्रमा है। चौथी होरा का स्वामी चंद्रमा है, बिल्कुल ठीक है। 5वीं होरा का स्वामी, अब ये नीचे पे ग्रह खत्म हो गए, अब ये ऊपर चला जाएगा, शनि है।
इस तरह से इन्होंने बताया कि 5वीं होरा का स्वामी शनि है, 6ठी होरा का स्वामी बृहस्पति है। अब देखिए शनि सबसे ऊपर है, उसके नीचे बृहस्पति है, मतलब सीरियल वाइज एक एक ग्रह जो इन्होंने जिस तरह से लिया है कि सूर्य से दिन प्रारंभ हो रहा है, ठीक है, सूर्य से दिन प्रारंभ हो रहा है, तो सूर्य के जो नीचे वाला है उस तरह से 1 घंटे का स्वामी जो समीप है, पहली होरा सूर्य की रहेगी रविवार वाले दिन, दूसरी होरा शुक्र की रहेगी, उसके बाद तीसरी होरा बुध की रहेगी, चौथी होरा शुक्र चंद्रमा की रहेगी। अब 5वीं जो होरा होगी, मतलब 5वां घंटा जो होगा वो ऊपर अब शनि से दोबारा चालू होगा। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, अब फिर शुक्र, इस तरह से होरा होते हुए, तो इस हिसाब से जब होरा का चक्र चलता रहेगा, इस हिसाब से जब होरा का चक्र चलता रहेगा तो साफ लिखा हुआ है तीसरी होरा का स्वामी बुध, चौथी होरा का स्वामी चंद्रमा, 5वीं का शनि, 6ठी का स्वामी बृहस्पति, 7वीं का मंगल, 8वीं का सूर्य, दोबारा से 8वां घंटा जो है वो दोबारा से सूर्य, ठीक है, क्योंकि एक दिन में 7 ग्रहों का ही घंटों पे अधिकार है होरा पे। अब 8वीं का सूर्य, 9वीं का दोबारा शुक्र, 10वीं का मंगल, मतलब 10वीं का बुध हो गया, 11वीं का फिर चंद्रमा हो गया, 12वीं का हो गया। तो जब इस हिसाब से ये क्रम चलता रहता है तो जो 24 घंटे खत्म हो जाएंगे, तो 24 घंटा जो लास्टवी होरा होगी वो बुध की होगी, बुध लास्ट की जो होरा होगी सबसे लास्ट वाली वो होगी बुध की। तो अब जो 25वां घंटा लगेगा, 25वां घंटा, अब 24 घंटे तो खत्म हो गए। इस प्रकार पहले दिन की पहली होरा का स्वामी सूर्य से आरंभ होकर 24वां होरा बुध पर समाप्त होती है। तो 25वां जो हो रही है वो अब चंद्रमा का है। 25वां होरा किसका है? चंद्रमा का। तो सूर्य के बाद कौन सा दिन आता है? सोमवार, रवि, चंद्रमा वार। तो वो इसमें दूसरे दिन का पहले होरे का स्वामी उपरयुक्त चंद्रमा है। अब चंद्रमा से जो नीचे सीरियल वाइज ग्रह हम उसको दोबारा से क्रमन से ले लेते हैं कि चंद्रमा के नीचे कौन सा ग्रह। तो चंद्रमा के नीचे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृथ्वी पे सबसे नीचे है। अब ऊपर वाला ग्रह जाएगा, तो चंद्रमा के बाद जो दूसरी होरा का घंटा आएगा, स्वामी आएगा सोमवार वाले दिन। जो दूसरे घंटे का मालिक है वो कौन है? सोमवार वाले दिन सूर्य उदय से पहले घंटे का मालिक जो है वो है सोमवार, चंद्रमा। और दूसरे घंटे का मालिक कौन है? शनि, क्योंकि शनि अब सबसे ऊपर है, क्योंकि नीचे उसके नीचे कोई ग्रह नहीं है। तो शनि दूसरे घंटे का स्वामी है, तीसरे घंटे का स्वामी बृहस्पति है, चौथे घंटे का स्वामी मंगल है, 5वें घंटे का स्वामी रविवार है, सूर्य है। सोमवार वाले दिन की बात चल रही है। तो यह क्रमन से चल के ये जो खत्म होगा, ये खत्म होगा किस पे? बृहस्पति पे जाके। ये क्रमशः खत्म होगा बृहस्पति पे जाके। सोमवार वाले दिन 24वें घंटे का मालिक होगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के बाद कौन सा दिन आता है? 25वें घंटा, मतलब मंगल का दिन। तो नेक्स्ट डे अब मंगल होगा। तो यही क्रमन से सूर्यवाद एक एक घंटा होरा के हिसाब से चलता रहता है। ठीक है, ये बड़ा समझने में सरल है। और जो मैंने तरीका समझा दिया है ना क्रमंश वाइज, तो जो इस वीडियो को देखेगा मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा और मेरे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी डाल दूंगा। और बच्चों को मैं नोट्स भी डाल दूंगा। ये जो नोट्स है ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये नोट्स भी डाल दूंगा। तो समझने में बड़ा सरल तरीका हो जाएगा। और इसमें कुछ है ही नहीं, मैंने बड़े तरीके से सरल तरीके से समझा दिया ग्रहों की स्थिति कि कौन ग्रह सबसे ऊपर ब्रह्मांड में। शनि है, उसके नीचे बृहस्पति है, उसके नीचे मंगल है, उसके नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे जो भी ग्रह शुक्र है, फिर बुध है, और उसके नीचे जो कौन सा ग्रह चंद्रमा है। तो ये 7 ग्रह जो लगा रहा है सीरियल वाइज है वो मैंने समझा दिया। दूसरे दिन की पहला होरा का स्वामी है। 8वें दिन इसी प्रकार फिर से होरा सूर्य की आ जाती है। 8वां दिन फिर रविवार के नाम से पुकारा जाता है। और उसके बाद सूर्य के बाद चंद्र, चंद्रमा के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध। जो हमारा क्रमश चल रहा है ना, सोम मंगल बुध बृहस्पति, ये वाला ये क्रमश होरा के हिसाब से ही, गणित के हिसाब से इसमें आया है। समझ रहे? ग्रह की स्थिति सूर्य के दिन से प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले सूर्य चमका था तो दिन का प्रादुर्भाव हुआ था, जो ब्रह्मांड की रचना हुई थी। तो वहीं से वह क्रमंश होरा के हिसाब से सोमवार आता है, फिर मंगलवार आता है, जो ऋषि मुनियों ने इसकी गणना करी है। ठीक है, ये किसी बाहर के वैज्ञानिक ने नहीं करी है, ये भी बता दूं। टेरर कार्ड करने वालों ने नहीं करी है, ज्योतिष वालों ने करी है, वैदिक ज्योतिष वालों ने करी है। टेरर कार्ड में ये विद्याएं नहीं होती है जो लोगों की बुद्धि पे कुछ प्रकाश डाले, लोगों को बेवकूफ भी बना रहे हैं। और जिसके अपने चलो होरा, जिसने अपनी एनर्जी वो क्या चक्र फक्र जागरूक रखे, वही जानेंगे उनके कौन से चक्र जागरूक है, अपने तो पता नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, राहु केतु का कोई दिन नहीं होता है। उनके कुछ समय होते हैं अपने, कुछ प्रावधान समय, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा कि राहु केतु का अपने समय कौन से होते हैं। तो ये मैंने वार के बारे में, होरा के बारे में बता दिया कि कौन से होरा का स्वामी, किस प्रकार से वार की गणना करी जाती है। ठीक है, और मैंने जो पहले चीजें पढ़ा रखी है, ये मेरी आज 5वीं कक्षा है, क्लास है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वो मैंने हो गया 6ठे नंबर का पेज के बारे में। इन वारों की निरंतर पुनरावृत्ति होती है। महीने में देखो सोमवार से दिन या जब भी से भी चालू होता है रविवार से, तो वो फिर पुनरावृत्ति माने चलता रहता है। 7 दिनों के समूह को सप्ताह के नाम से बोला जाता है। एक सप्ताह बोला जाता है 7 दिनों के समूह।
गुरुवार, सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार, ये 4 वार सौम्य दिन माने गए। कौन कौन से दिन बोले गए? सोम, गुरुवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अब मैं एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, कोई भी पूजा पाठ जब हम प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ हम प्रारंभ करते हैं, संकल्प लेते हैं, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि मैडम पूजा पाठ इन्हीं दिनों में प्रारंभ किया जाएगा। बृहस्पतिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये सौम्य दिन होते हैं। ठीक है, ये सौम्य दिन सब चीज़ों के लिए अच्छे माने गए। तथा मंगलवार, रविवार और शनिवार, यह 3 वार क्रूर ग्रह हैं, संज्ञक माने जाते हैं। रवि, मंगल और शनि, जिसमें कि मंगल और शनि तमोगुणी ग्रह हैं, और मंगल और शनि तमोगुणी ग्रह हैं, और रवि जो है वो रजोगुणी ग्रह है, रजोगुणी। रवि जो है वो मीडियम ग्रह है, मध्यम रजोगुण। ठीक है ना। और जो मैंने बताया 2 ग्रह कौन, शनि और मंगल, तमोगुणी है, ज्यादा नकारात्मक है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो क्रूर ग्रह हैं, किसी भी शुभ ग्रह कार्य को करने के लिए सौम्य संज्ञक, जो कि मैंने सौम्य संज्ञक मैंने खुद ही बोल दिया है यहाँ पे कि किसी भी कार्य को करने के लिए सोमवार और बुधवार, सोम बुध और जो मैंने बताया ना शुक्र और एक गुरु, ये 4 दिन सबसे ज्यादा बेस्ट माने गए किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद जो है 12 राशियों के क्रमशः नाम, जो कि मैं कल पढ़ा चुका हूं। अब देखिए उसके बारे में क्या बताया, ग्रहों की स्थिति के बारे में क्या बताया। आकाश स्थित भचक्र में 360 अंश अथवा 108 भाग निश्चित किए गए हैं तथा समस्त भचक्र को 12 राशियों में विभक्त किया है। 360 डिग्री का जो आकाश चक्र में ब्रह्मांड में पूरे ब्रह्मांड को भाग किया गया है, गोल है ना पृथ्वी, तो अगर गोल तरीके को हम पूरा देखें तो 360 डिग्री, 360 डिग्री में पूरा का पूरा गोला आकार पृथ्वी समा जाती है। तो उस पे अगर हम राशियों को डिवाइड कर दें 360 डिग्री में, राशियों को डिवाइड करने के लिए, तो यहाँ बताया गया है कि अथवा 108 भाग निश्चित किए गए हैं। 360 को 108 भाग, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया 2.5 करके, तो इसमें साफ लिखा हुआ है किए गए हैं तथा समस्त भचक्र को 12 राशियों में विभक्त किया गया है। 108 जो मैंने बोला कि अक्षर माने जाते हैं, 108 जो टोटल ये 108 अक्षर है। आप इस तरह से भी डायरेक्ट सरल भाषा में समझ सकते हैं कि टोटल 108 अक्षर है। ठीक है, 108 टोटल अक्षर है, जिसमें कि 12 राशियों को उसे डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, बांट दिया गया। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि 12 राशियों के नाम है इस तरह से। अब उसमें क्या लिखा है, भचक्र को 12 राशियों में व्यक्त किया। अस्तु 30 अंश अथवा 9 भाग की एक राशि होती है। ठीक है, एक राशि को कितना मिला, 360 डिग्री का पूरा ब्रह्मांड है, तो एक राशि को कितना मिला, 30 डिग्री, 30 पॉइंट मिला, 30 अंश। मान लीजिए 360 डिग्री का पूरा गोल चक्र है, तो कितना पॉइंट एक राशि को मिला, 30। 30 × 12 कर लीजिए, 360 हो जाता है, 36 हो गया ना, 12 × 36, तो 30 पॉइंट करके एक राशि को मिला, जिसको कि हम ग्रहों की कला बोलते हैं। 9 ग्रहों की कला बोलते हैं ना, कि इतनी डिग्री का आपका ये ग्रह कमजोर होकर बैठा हुआ है, तो 9 ग्रहों को सबको, समझ रहे हो, 30 पॉइंट करके मिल गया। अब राशियां कितनी है उसमें, 12 राशियां, पर ग्रह 9 है। ठीक है, अब हम बात करते, देखिए क्या है आगे का, कि मेष राशि, 12 राशियों के क्रमशः नाम ये हैं इस प्रकार से, कल पढ़ा चुका हूं इस बात को। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में जिनकी क्लासेस चल रही हैं, और बड़े सरल तरीके से ये चीज़ें हमारे को नॉलेज है, अभी बेसिक नॉलेज चल रही है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रकाश नहीं डाल रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे नहीं जा रहा हूँ। इसमें ब्लैक बोर्ड जाने वाली कोई वो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे मेरे से पैसे दे के सीख रहे हैं, मैं उन्हीं को तो सिखाऊंगा ना, तो मैं उनको ही पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें। और जो वैसे नॉर्मल फ्री में पढ़ रहे हैं वो अपने आप गणित लगाएं यहाँ से, वो पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ग्रुप में सारे नोट्स डाल दूंगा, वो वहाँ से सरल तरीके से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। एक नक्षत्र के बाद 4 अक्षर होते हैं, और उनमें से प्रत्येक चरण का एक अक्षर होता है। प्रत्येक चरण का एक अक्षर से एक नक्षत्र के 4 चरण है। एक नक्षत्र को जो 4 चरण है, तो 4 सबके अलग अलग नाम अक्षर है, कोई भी नाम है। जैसे अश्वनी का चूचे चू लाल है, लीलू ले लो आ, ये भरणी नक्षत्र का है। आ ई उ ए अक्षर जो है ये कृतिका नक्षत्र के। तो इस तरह से सीरियल वाइज सबको नक्षत्रों को 4 अक्षर प्राप्त हो रखे हैं, मात्र 4 अक्षर एक नक्षत्र को, और 4 चरण है, उसमें 4 भाग हो गए हैं। उसको हम सीधे सरल तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैं समझा देता हूं आपको।
जैसे हमने लिखा नक्षत्र, ठीक है, अब हमने लिखा अश्विनी, अश्विनी नक्षत्र, ठीक है, अब हमने लिखा, तो अब इसके 4 चरण हो गए, ठीक है। इसके 4 चरण जो है चू, चे, चो, ला, है ना। अश्विनी अक्षर नक्षत्र को 4 चरण मिले। नक्षत्र है एक फर्स्ट नक्षत्र पहला। अब इसी में भरणी नक्षत्र, अगर इसको अब हम मिटो दे, यहाँ पे यहाँ भरणी नक्षत्र ले ले, जो कि शुक्र का नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र, ठीक है, भरणी बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिएगा। तो उसके बाद जो भी है जो भी अक्षर है, ली, लो, ले, लो, अब ये भरणी नक्षत्र के 4 अक्षर हैं। तो इसी तरह से सीरियल वाइज जो है सारे नक्षत्रों को अपने एक एक जो है 4 चरण मिले हुए हैं सारे नक्षत्रों को, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, लोगों को समझदार हैं लोग, समझने वाले, फिर भी मैंने थोड़ा सा तरीका बता दिया कि कौन से नक्षत्रों को 4 अक्षर किस तरह से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उनमें से मैडम मैं कुंडली देखूंगा, जो भी व्यक्ति हैं अभी जाते टाइम देखूंगा, मैं थोड़ा सा क्लास करा लूँ आधे घंटे की, फिर कुंडलियाँ देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उनमें से प्रत्येक चरण का एक एक अक्षर होता है। यह बात पहले बताई जा चुकी है और मैंने भी बताई ये बात। किस किस अक्षर की कौन सी राशियां होती है, इसे नीचे के लिखे अनुसार समझ लेना। तो ये वाला चार्ट जो है कि किस किस अक्षर की कौन की राशि होती है, ये मैंने कल क्लास करा दी है, ठीक है। ये वाली क्लास मेरी पूर्ण हो गई है कल, ठीक है। अब इसके आगे हम जाते हैं। अब देखो आगे वाला जो नक्षत्र बोधक चक्र है, इसकी मैं फोटो डाल दूंगा, बाकी मैं ये चीज कल पढ़ा चुका हूं। देखो मेष राशि साफ लिखा हुआ है यहाँ, मेष राशि अश्विनी भरणी नक्षत्र के 4 चरण। मैंने बताया कि एक एक राशि को 9 अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। तो मेष राशि वाला जो है अश्विनी तथा भरणी के 4 अक्षर इसने पूरे ले लिए, किसने, मेष राशि ने। और कृतिका के नक्षत्र का पहला जो चरण है वो भी इसने ले लिया, किसने, मेष राशि ने। तो अब कृतिका के 3 अक्षर बच गए लास्ट के, वो ले लिए आपके वृष राशि ने 3 अक्षर। कृतिका के 3 चरण ले लिए वृष ने, रोहिणी के 4 अक्षर ले लिए और मृगशिरा के 2 पहले के अक्षर ले लिए, किसने, वृष राशि ने। अब मिथुन राशि के पास मृगशिरा के 2 नक्षत्र बच गए, अक्षर बच गए, वो उसने ले लिए प्रथम चरण। आद्रा नक्षत्र के 4 चरण उसने ले लिए और पुनर्वसु के पहले के 3 चरण ले लिए, 9 सबने भाग कर लिए। तो किसको मिल गए, मिथुन राशि को 3 अक्षर मिल गए पुनर्वसु के। तो अब कर्क राशि आ गई। कर्क राशि वाले ने पुनर्वसु का पहला चरण ले लिया, पुष्य नक्षत्र के 4 ले लिए और आश्लेषा के 4 ले लिए, क्योंकि इसे एक ही अक्षर मिला था पुनर्वसु से, इसने भी अपना खा पी के पेट भर लिया, किसने, कर्क राशि ने। इसने पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा के 4 ले लिए। अब सिंह राशि, अब देखो 4 राशियों पे जो है 9 अक्षर करके खत्म हो गए। कितने अक्षर देख लो, 9 × 4 कितने होते हैं, कितने होते हैं भाई, 9 × 4 27 और उधर ये 9 दूनी 18 दूनी 36, तो 36 दूनी कितने होते हैं, 64, और 64 दूनों कितने होते हैं, 108। तो जब आपके इन 4 राशियों ने 36 अक्षर ले लिए हैं, तो 8 राशियां 36 दूनी 64 हो गए ना, 108 अक्षर पूरे 12 राशियों को डिवाइड हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं सिंह राशि को। तो मघा राशि शुरू से चालू हो रही है। मघा और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों अक्षर जो हैं वो किसने ले लिए, सिंह राशि ने। अब फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का एक पहला चरण जो है वो भी सिंह राशि को चला गया। अब उत्तरा फाल्गुनी के 3 अक्षर बाकी हैं, बचे हुए हैं, वो कन्या राशि ने शुरू के चरण ले लिए, 3 चरण। हस्त नक्षत्र के 4 ले लिए और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण ले लिए कन्या राशि ने, ठीक है। अब आई चित्रा नक्षत्र के 2 चरण कौन लेगा, तुला राशि के पास बचे हुए, तुला राशि आ गई। तो तुला राशि वाले ने चित्रा के 2 ले लिए, ठीक है। अब उसके बाद अनुराधा के सारे 4 अक्षर ले लिए, किसने, नहीं अनुराधा के नहीं, स्वाति नक्षत्र के 4 अक्षर ले लिए। किसने ले लिए, स्वाति नक्षत्र के, इसने, किसने, तुला राशि ने। अब उसके बाद बाकी रह गए विशाखा नक्षत्र। तो विशाखा नक्षत्र के जो पहले चरण है 3 चरण वो तुला राशि ने ले लिए, ठीक है। अब विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण जो है, विशाखा नक्षत्र का अंतिम एक चरण वो किसको मिला, वो मिला वृश्चिक राशि वालों, ठीक है, वृश्चिक राशि को। और अनुराधा के 4 चरण मिले और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण मिले। यहाँ पे आके ज्येष्ठा पे 4 चरण जो खत्म हो गए। अब बचे मूल राशि और पूर्वाषाढ़ा राशि,
मूल राशि और पूर्वाषाढ़ा राशि, ये तो धनु राशि जो है आपकी गुरु की राशि जो है धनु, इसको मूल राशि के चारों अक्षर मिल गए और पूर्वाषाढ़ा के चारों चरण मिल गए और उत्तरा आषाढ़ा का पहला चरण जो है वो इसने ले लिया, किसने? धनु राशि ने। अब मकर राशि के पास तीन चरण बच गए, किसके? उत्तरा आषाढ़ा वाले के 3 अक्षर बच गए। तो उत्तरा आषाढ़ा के अंतिम 3 चरण जो भी बचे हुए हैं वो मकर राशि ने लिए। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण मकर राशि ने ले लिए और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 अक्षर जो है वो मकर राशि ने लिए। अब धनिष्ठा नक्षत्र के ही 2 अक्षर किस में चले गए? आपके कुंभ राशि वालों के पास चले गए, क्योंकि कुंभ राशि पे 2 अक्षर मिले। उसके बाद शतभिषा के चारों ले लिए किसने? कुंभ राशि ने। और पूर्वा भाद्रपद उसके ले लिए, नक्षत्र के पहले जो 3 चरण है वो किसने ले लिए? वो कुंभ राशि वालों ने ले लिए। मतलब इसी टाइप से क्रमशः सीरियल वाइज बोले तो राशियां जो है अपने अपने 9 अक्षर पूरे कर लेती हैं। ठीक है, अब मीन राशि के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का एक लास्ट चरण पड़ा, अंतिम चरण, और उत्तरा भाद्रपद के चारों अक्षर मिल गए और रेवती नक्षत्र के चारों अक्षर मिल गए। सारे अक्षर यहाँ पे शेष हो गए, खत्म हो गए। ये किसने ले लिए? ये नक्षत्र बोधक राशि चक्र है। जबकि ये चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूँ, ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ, पर फिर भी मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूँ क्योंकि किताब में इस तरीके से समझाया गया, तो मैंने कहा मैं भी बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया बात क्या लिखी हुई कि अभिजित नक्षत्र की गणना मकर राशि के अंतर्गत की जाती है। अभिजित नक्षत्र के चारों चरण अक्षर जू, जे, जो, खा की भी राशि मकर की ही समझनी चाहिए। अभिजित नक्षत्र जो है 28 जो नक्षत्र है, 14 एक्स्ट्रा नक्षत्र जो बोला जाता है अभिजित, वो मकर राशि ने नहीं लिया अभिजित के। मैंने बोला वो देव देवताओं की राशि नक्षत्र माना गया, उसमें विशेष लोगों का जन्म होता है, तो उसके नक्षत्रों को हमने इसमें नाम के अक्षरों को इसमें नहीं गिना है। किसमें? इन राशियों में नहीं जोड़ा है। समझ रहे हैं? तो अभिजित के कुछ अक्षर होते हैं, लिखा हुआ अभिजित नक्षत्र की गणना मकर राशि के अंतर्गत की जाती है। अतः अभिजित नक्षत्र के चारों चरणों के 4 अक्षर जू, जे, जो, खा की राशि भी मकर की ही समझनी चाहिए। जबकि मकर राशि जो है उसने अलग से अपने 9 अक्षर पूरे ले लिए, ये भी बता दूं। फिर भी इसको मकर राशि के अंदर ही अभिजित नक्षत्र है, उसी सीरियल में आ रहा है मकर राशि के। तो अभिजित नक्षत्र का इसमें वर्णन नहीं है कि उसके अक्षर किस राशि ने लिए अभिजित नक्षत्र के, पर वो मकर राशि के अंतर्गत ही माना जाता है। अगर किसी का अभिजित नक्षत्र में, अभिजित नक्षत्र मात्र 7 घंटे का नक्षत्र होता है, जिसमें 19 एक घटी प्राप्त होते हैं, 24 मिनट करके 19 घटी उसको प्राप्त होती है। बड़ा कम समय का नक्षत्र होता है। बहुत सारे बच्चों का इसके अंतर्गत भी जन्म होता है, तो उनके लिए अच्छा देव योनि संबंधित बढ़िया चीज मानी गई है कि उनके चार्ट देव युक्त होता है, अच्छा उस पर प्रभाव होता है ग्रहों का। अब देखिए यहाँ बहुत बढ़िया बात लिखी है कि राशियों का स्वभाव और प्रभाव। चलिए इसको हम जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखवाते हैं। आज 6 राशियों के बारे में लिखवाएंगे, मात्र 6 राशियों के, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा। 6 राशियों के बारे में आज लिखवाऊंगा कि जो 6 राशियां हैं ना, उनका स्वभाव और प्रभाव और उनका कलर वलर, उनकी प्रकृति क्या होती है वो बढ़ाएंगे। और फिर ये सब चीज़ें जो हैं और भी भविष्य में सीखने लायक चीज़ें हैं, इस चलती रहती हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पर अभी फिलहाल जो हमको 6 राशियों के बारे में हमें लगभग बताते हैं, ज़्यादा नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। एक ही बार में मास्टरमाइंड नहीं बना देना आदमी को, धीरे धीरे बताएंगे। ठीक है, मैं 6 राशियों के बारे में लिखवा रहा हूँ। जो 6 राशि आपकी शुरू से जो है ना, कौन सी राशि का क्या स्वभाव है, क्या प्रभाव है, उनका क्या काम है, ये लिखा रहा हूँ कि राशि जो है, जो भी हमने शुरू की राशियाँ पढ़ी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर की राशि जो कन्या राशि होती है, उसका स्वभाव क्या, नेचर क्या है। मेष राशि से चालू करते हैं, किस राशि का स्वभाव कैसा है और उसका क्या काम है, उसका प्रभाव कैसा है, उसका कद कितना ऊंचा है, उसका रंग कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है, वायु है, पित्त है, कफ है, तत्व कौन सा है, पुरुष है, स्त्रीलिंग है, वो भी बताएंगे, सब बताएंगे राशि से संबंधित। स्वभाव और प्रभाव भी बताया गया है। स्वभाव का मतलब तो समझ रहे हैं ना, तो उसका नेचर और प्रभाव कि उसका वर्क क्या है, वर्क क्या है, वो क्या क्या काम करता है, ये बताएंगे। चलिए अब हम पहले एक फर्स्ट राशि मेष राशि ले लेते हैं। मेष राशि का क्या स्वभाव है और क्या प्रभाव है, ये भी बताएंगे। यह राशि पुरुष जाति, देखिए मेष है, नाम भी मेष जैसा ही है,
मेष माने सबको पता है, मेष जो ये होता है वो बकरे टाइप का मेष होता है ना, ऊन बनता है जिसके शरीर से, उसको मेष बोला जाता है। और मेष महिष को भी बोला जाता है, महिष मतलब समझ रहे हैं, जो भैंस होती है भैंस, उसको भी मेष बोला जाता है, ये भी बता दें। मतलब उसका भी नाम इसी टाइप का पड़ता है। इसके बारे में लिखा है, यह राशि पुरुष जाति, पुरुष जाति लाल पित्त, पित्त मतलब समझ रहे ना, अग्नि तत्व, पित्त पीले वर्ण वाली, लाल और पीला समझिए, लाल पित्त पीले वर्ण वाली। लाल पीले का मतलब समझ रहे हैं, थोड़ा सा ऑरेंज कलर हो गया अगर लाल और पीला। और मेष का कलर ऑरेंज ही होता है, मंगल का, हनुमान जी का सिंदूर वाला सबको पता है, तो मैं इस तरीके से भी समझा रहा हूँ, पीले वर्ण वाली। अब आप लाल और पीले को मिला लो, ऑरेंज कलर बनेगा, पीले वर्ण वाली। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कांतिहीन, कांतिहीन, कांतिहीन का मतलब समझ रहे हैं, इन लोगों के चेहरे में थोड़ी सी उग्रता होती है और चेहरा थोड़ा सा डल पड़ा रहता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा लेजी टाइप का पड़ा रहता है, तेज नहीं होता करने वाला। तेज भी मतलब ये समझिए कांतिहीन, कांति से हीन मतलब जो अलग ही प्रभाव होना चाहिए ना चेहरे पे, ऐश्वर्य रौनक सोनक वो नहीं रहती, कांतिहीन होता थोड़ा सा। क्योंकि मेष का मालिक मंगल है, मंगल तमोगुणी ग्रह है, इनके चेहरे पे हर व्यक्ति इनसे बात करना पसंद नहीं करता है, यही समझ लीजिए कांतिहीन शब्द है। अब उसके बाद क्या लिखा है, क्षत्रिय वर्ण। क्षत्रिय कौन होता है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, तो ये उग्र टाइप की राशि मानी गई है क्षत्रिय वर्ण। वर्ण जाति बताएगी ये क्षत्रिय, इसके अंदर क्रूरता गुस्सा ज्यादा होती है, ऐसे समझ सकते हैं। पूर्व दिशा का स्वामी, साफ बताएं तो ये पूर्व दिशा, कोई भी राशि की जो दिशाएं है वो पूर्व से स्टार्ट होती है, दक्षिण जाएगी, पश्चिम जाएगी और उत्तर की तरफ आएगी, ये भी समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ। पूर्व दिशा का स्वामी, इसकी दिशा पूर्व है। पूर्व दिशा का स्वामी, पूर्व दिशा का स्वामी नहीं, ठीक है। अग्नि तत्व वाले, वो मैंने बताया दिया, लिख भी देते हैं, अग्नि तत्व वाली, अग्नि तत्व वाली, ठीक है, लिख लीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी ऐसी पहले बता दूंगा। चर संज्ञ, चर संज्ञ का मतलब समझ रहे, चलने फिरने वाली, चर संज्ञ मतलब ये एक जगह स्थिर नहीं होती है, चलने फिरने वाली है। चर संज्ञक, समान अंगों वाली, ये भी बढ़िया, इसको लिख देता हूं मैं, समान अंगों वाली मतलब इसके समान अंग, बॉडी शरीर स्वास्थ्य एक नॉर्मल होता है, ठीक ठाक होता है, समान अंगों वाली। बहुत ज्यादा कोई बड़ा नहीं, छोटा नहीं, लंबा नहीं, पेड़ा नहीं, जैसे होता है किसी किसी के, जैसे अर्जुन को सहस्त्रबाहु बोला जाता था कि उसके हाथ बड़े लंबे लंबे थे। अर्जुन को बूढ़ा केश भी बोला जाता था, उसके बाद जो घुंघराले थे। तो इस टाइप से व्यक्तियों के स्वभाव जो होते ना, राशियों के हिसाब से पढ़ते हैं। तो हाथ जो होते ना बड़े बड़े, किसी किसी के लंबे लंबे, तो किसी किसी के कुछ कुछ अलग गुण होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, समान अंगों वाले, जो मेष राशि होती है इसका समान कद होता है, हाइट जो है नॉर्मल होता है, 65, 70, 80 इस टाइप का वेट ज्यादा रहता है, 70, 80 के बीच में इनका वेट रहता है। समान अंगों वाली, अल्प संततिवान, अल्प संततिवान, ये अल्प संततिवान का मतलब समझ रहे, संतति, संतान। अल्प संततिवान का मतलब क्या हो गया, कम बच्चे संतान होने वाला, ठीक है ना, अल्प संततिवान। तथा पित्त प्रकृति कारक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, अग्नि और पित्त प्रकृति, जो कि मैंने लिखवा भी दिया थोड़ा सा, पीले वर्ण और पित्त प्रकृति, तो इसमें लिखा है, ये मैं लिखवा भी देता हूँ। पित्त प्रकृति वाली, ठीक है जी। चलो, इसका स्वभाव अहंकारी, इसका स्वभाव अहंकारी, साहसी, साहसी, साहसी समझ रहे ना, साहस,
लड़ने झगड़े में उतावला, आगे रहने वाला। साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता, अपने दोस्तों बंधुओं का बड़ा मित्र होता है और मंगल मित्र का ही कारक होता है, ये भी बता दो। साहसी तथा मित्रों के प्रति दयालुता, जो बोलते ना चल कहां लड़ाई होगी चल अभी देख के आते हैं, वो मित्रों के प्रति दयालुता का है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि का है, दयालुता का स्वभाव है। अब इसके बाद क्या लिखा है, इसके द्वारा मस्तिष्क, देखिए ये साफ लिखा हुआ मेष राशि, तो ये मस्तिष्क का एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक, इसको भी नहीं बोलूंगा, इसको भी नहीं बोलूंगा, ये एरिया, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, मेष राशि यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया, मुंह से नीचे नीचे का ऊपर का एरिया, मुंह से ऊपर का, आंख को ले लीजिए इसमें, बाकी ये एरिया, ठीक है, यहाँ से नीचे नीचे का जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये वृष राशि के अंतर्गत है, तो मैं बता दे रहा हूँ, समझा भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके द्वारा मस्तिष्क का विचार किया जाता है, इसके द्वारा मस्तिष्क, मेष राशि है ना। अब देखिए मंगल नीच का हो, अष्टम भाव में बैठा हो, शनि के साथ बैठा हो, राहु उसको देख रहा हो, तो ब्रेन से डिस्टर्ब होगा आदमी, पागल होगा, ये सब चीजें भी देखने की चीजें, इसलिए बता रहा हूँ। और बुध के साथ बैठा हो तो जरूर पागल होगा, 12वें में बैठा हो तो जरूर पागल होगा। मस्तिष्क का विचार किया जाता है, विचार किया जाता है, ठीक है। चलो मेष राशि के बारे में आज खत्म हो गया, तो ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा। यह राशि पुरुष जाति, ठीक है। और यहाँ मैंने ये भी बताया कि ये पूर्व दिशा स्वामिनी, पूर्व दिशा मतलब समझ रहे, जो सूर्य की दिशा है वहां से राशि चालू होती है, फिर ऐसे चक्र घूमता है, ऐसे पूर्व से दक्षिण में जाएगा, फिर पश्चिम में जाएगा, फिर उत्तर आएगा। हर राशि को इसी टाइप से डिवाइड कर लो, तो सिंह राशि दोबारा से पूर्व दिशा की स्वामिनी हो जाएगी, सिंह राशि। फिर कन्या उधर की हो गई दक्षिण की, और तुला हो गई पश्चिम की, और जो वृश्चिक है वो उत्तर की हो गई। अब धनु दोबारा से पूर्व की, तो यही क्रम टाइप से चलता रहेगा। और वृष राशि की जो हो गई दिशा वो दक्षिण की हो गई, मतलब पूर्व से दक्षिण जाएगा, राइट में घूमेगा चक्कर, जैसे परिक्रमा लगाते हैं ना उस तरह से। तो मेष राशि को मैं मिटो रहा हूँ, ये तो पढ़ लेना, इसको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, सब बता दिया। वृष राशि के बारे में पढ़ा, आज मैं 3 राशियों के स्वभाव के बारे में पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि राशियों को समझना थोड़ा सा गहन चीज है, और ज्यादा पढ़ाऊंगा ना तो आप लोग भूल जाओगे कि कौन सी राशि का कैसा स्वभाव है। तो मात्र 3 राशि के बारे में समझाऊंगा, और ये धीरे धीरे करके ही सीखने वाली चीज है, क्योंकि इसी में सारा लॉजिक छुपा हुआ है, इसी में फलादेश छिपा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें पता ही लग जाए कि ये लड़ल झगड़ू वाला व्यक्ति है, ये विवाह के घर, तो हम तो फलादेश कर सकते थे, तो मंगल बैठा तेरा तो पति तुझसे लड़ेगा झगड़ेगा, तो वही बात खत्म। तो इसलिए हमें स्वभाव को सही से समझना पड़ेगा। अभी जल्दी जल्दी करके खिचड़ी बना दूंगा तो हिस्से में तुम्हारे वो मटर पनीर नहीं मिलेगा, तुम्हारे को खिचड़ी खाने को मिलेगी, तो फायदा क्या है, तो इसलिए तसल्ली से पड़ेगा। वृष राशि, नीला रंग ले लेते हैं, वृष का मित्र शनि है, तो वृष राशि के बाद नीला कलर लेंगे, लाल से उसकी करता है तो हम क्यों शत्रु बनाए। वृष ये राशि स्त्री जाति, यह राशि स्त्री जाति, इसकी जाति स्त्री है, मतलब समझ लीजिए लिंग जो है ना स्त्री स्वभाव, वो औरतों जैसा वृष राशि। श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण समझ रहे ना, श्वेत माने सफेद कलर, श्वेत वर्ण कांतिहीन, ये भी कांति से हीन है, कांतिहीन, कांतिहीन समझ गए, ये भी कांति से हीन है, मतलब इसमें भी बहुत ज्यादा तेज चेहरे पे कोई इसका निखार बहुत जो होता है ना, एक देव योग नहीं है। अब जैसे मेरा सूर्य है, सूर्य वाले में तेज होता है, उसका चेहरा प्रभावी होता ही होता है। मेरे पास सुबह से मैं बोलता हूँ इस बात को, कई फोन आते हैं और मोहम्मद जी आपको लाइव देखा था, आप तो बहुत जानकार हो, आपके तो चेहरे से ना एक ऐसा अच्छा लग रहा था, ये लग रहा था, वो लग रहा था। एक आदमी उस दिन मेरे को कमेंट कर रहा, कह रहा तुम्हारी शकल बड़ी है, शकल तो गंदी है, फलाना ढिंगना। मैं क्यों भोसड़ी तुझे अपनी बेटी की शादी करानी है मेरे से? मैंने सीधे जवाब ये लिख दिया कमेंट में। वो मेरा ऐड डाल रखा था मैंने क्लास वाला, तो क्लास वाला ऐड जो फर्स्ट क्लास का, उसको मैंने एडवर्टाइजमेंट पे डाल दिया था ऐड, तो उसने मेरे कमेंट पे जाके लिखा, कह रहा तुम्हारी शकल तो बड़ी गंदी लग रही है, ऐसे लिखा, इतना ही।
अब मैंने कमेंट पढ़ लिया, मैं कहीं घूम रहा था उस समय, घूमना फिर रहा, मैं आया, मैं बैठा, मैंने कहा तो आप रिप्लाई देंगे, तो मैंने उसमें लिखा, मैंने क्यों तेरी बहन तेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहा है क्या? मेरे कहा मेरे को बोल, मेरे पे बहुत सारे लड़के मैं मिलवा देता हूँ, मेरी शक्ल तो गंदी है, मैं अच्छा लड़का ढूंढ देता हूँ। उस बेटी जो तो रिप्लाई नहीं आया मेरे पास, मतलब मेरे बहन तो मेरे से ले रहा, मैं मुझे दुनिया मैं लेता हूँ, मेरे तो श्वेत वर्ण वैश्य वर्ण, कांतिहीन वैश्य वर्ण, वैश्य मतलब समझ रहे, व्यापारी, वैश्य वर्ण। तो इसमें ये भी बता दिया कि किस ग्रह का स्वभाव किस टाइप का, उसमें क्षत्रिय था, मेष उग्र टाइप की है, क्षत्रिय लड़ने झगड़ने तैयार, आर्मी पुलिस फौज उसमें लेके जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में लेके जाता है, ऑर्डर देता है आईएएस ऑफिसर की, ओए ये काम जल्दी हो जाना चाहिए, तो ये क्षत्रिय वर्ण था। अब ये वैश्य है, वैश्य क्या करता है, ब्रोकरी कमीशन, दलाल कैसे कमीशन लेना, ये बोरी ले जा भाई 100 रुपए दे देना, चलो कोई नहीं ले जा, बोरी ले जा, उसको अपने पैसे बचाने सब, तो वैश्य वर्ण, श्वेत वर्ण, कांतिहीन वैश्य वर्ण। अब देखिए जब ग्रहों का स्वभाव समझ लेंगे, प्रभाव समझ लेंगे, तो अपने आप ही आप फलादेश करने लग जाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है वो है कैसा ग्रह, और कभी भी आपकी प्रेडिक्शन गलत नहीं जाएगी। मेरा मेन काम ही है कि व्यक्ति को ये सारी चीजें सही तरीके से, बेसिक 1 महीने का भी नहीं है, बेसिक पकड़ लिया ना, उसके बाद तो 2 महीने से फलादेश ही करूंगा मैं। अब बिल क्लिंटन की कुंडली खोलूंगा, प्रधानमंत्री की कुंडली खोलूंगा और दबा के फलादेश करूंगा। तुम इतने बढ़िया एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे, मैं कह रहा हूँ मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है कि मैं ज्यादा वो करूँ, लोगों की इधर उधर की वो करूँ और दूसरी चीजों में दिमाग लगा। मेरे पास आश्रम का काम है, महाराज जी की सेवा, मतलब थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, तो मैं उन चीजों में नहीं पढ़ता। पर जब जो नए जिज्ञासु वाले व्यक्ति हैं उनके तो इतना तर्क गणित आने लगे, वो देखेंगे केजरीवाल की कुंडली खोले, लॉरेंस बिश्नोई की कुंडली खोलते हैं, अमित शाह की कुंडली खोलते हैं। मैं देखा दुनिया के लोग बहुत इधर उधर, एक एस्ट्रोलॉजर है, वो बड़ी पब्लिसिटी उसने, अमित शाह वाली पे वीडियो वायरल हो गई, वो भेजो अभी अमित शाह के पीछे पड़ गया, दे दवा के कुंडली। मैंने कहा सही है, चला चला जिसकी दुकान जैसे चल रही है चला। मतलब मैंने भेजो एक आदमी की कुंडली के पीछे ऐसे पड़ गया, उसको वायरल हो गया थोड़ा सा, इंस्टाग्राम पे देखे मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं, लगे रहो कोई बात। और इसमें क्या लिखा है, दक्षिण दिशा का स्वामी। देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये दशाएं इस तरह से चलती है, पूरा में तो ये दक्षिण है, इसकी दिशा दक्षिण है। और देखो वृष राशि का मालिक शुक्र होता है, वृष राशि जो है उसका मालिक कौन होता है, शुक्र। और तो शुक्र की दशा कौन सी होती है, आग्नेय कोण, दक्षिण और पूर्व का बीच का कोना, वहां का मालिक भी वही है, और ये दक्षिण इसको वो मिली है, स्वामी जो है इसको दक्षिण दिशा, मतलब उसी के आसपास रहना, अड़ोस पड़ोस में बैठा फिर दक्षिण दिशा का स्वामी नहीं। और इसको भूमि तत्व वाला बोला गया। तो जैसे भूमि तत्व का स्वभाव होता है, वैसा इसके अंदर कुछ स्वभाव है भूमि तत्व वाला, भूमि तत्व वाली, ठीक है, भूमि तत्व वाली, यहाँ पे वहां अलग से आएगा वाली, भूमि तत्व वाली। इसके बाद स्थिर संज्ञा, जैसे कि अभी मैंने पहली बात बताई, मेष राशि चर होती है, चलती फिरती घूमने फिरने, वो घूमते हुए भी काम कर लेगा सारा, ये स्थिर संज्ञा के, इसे बैठ के काम करना पसंद है। अब जिनकी कह सकते हैं कि बैठ के नौकरी, स्थिर संज्ञा, ये घूम फिरते नहीं है, ये स्थिर राशि है। अभी जो दीपावली 31 तारीख को पड़ी थी, इसी में वृष लग्न में, वृष लग्न में पड़ी थी, तो स्थिर लग्न में थी, तो लोग कहते हैं लक्ष्मी जी स्थिर लग्न है, ऐसा नहीं है। लक्ष्मी चर लग्न मानी जाती है, लक्ष्मी चंचला होती है, चपला होती है। लोगों ने अपने बहुत सारे गणित लगाए हैं, वो फलाना ढिकना, तो मैंने कहा चलो भैया, जब जहाँ मूर्ख की चाल चल रही है, भेड़ पकड़ी, वहां अपना ज्यादा दिमाग नहीं करो। मैंने बता दिया 31 को भी पूजा करो और 1 को भी करो, जिसके जहाँ मन करे करो, और पूजा दोनों दिन कर लो, कोई समस्या नहीं। लक्ष्मी जी है भैया, वो तो वैसे भी दुनिया भर के लोग जबरदस्ती की भी पूजा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज के समय में भगवान नारायण इतने नहीं पूजे जा रहे हैं जितनी लक्ष्मी जी पूजा जा रही है, घर घर में, मंदिरों में, व्यापारियों में, सब जगह पूजी जा रही है। तो जिसकी जैसे चल रही है चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसके ऊपर बता ही दिया था उस समय में, राशि संबंधित। अब स्थिर संज्ञा, शिथिल शरीर, शिथिल मतलब समझ रहे, स्त्री है ना, शिथिल मतलब पतला दुबला शरीर, शिथिल, शिथिल शरीर। देखिए इस बात को ध्यान रखिएगा, स्वभाव और प्रभाव, स्वभाव प्रभाव, नेचर, कद, हाइट, सब चीजें मायने रखती है। पार्लर, ब्यूटी पार्लर, इसी राशि का काम है ज्यादा से ज्यादा, ब्यूटी पार्लर, ठीक है, इसी राशि का काम है ब्यूटी पार्लर। कपड़ों का व्यवसाय, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का व्यवसाय, इसी राशि का काम है। चतुर, चालाक, होशियार, लड़कों से अपना काम निकाल लेना, इसी राशि का काम है। बाद में पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें। अभी बहन जो लोग मुझे गाली देंगे, बोलते आप तो सारे राशियों की ऐसी की तैसी कर देते हो, हमारे बारे में बता रहे हो, ऐसा ऐसा है, स्वाभाविक है। अभी कुंडली देख के उठाऊं थोड़ी देर पहले, एक लड़के का बहुत पैसा काटा है, मेरठ का था, बहुत पैसा काटा,
मुझे क्या समस्या है कि लोगों को, अब देखो मैं अगर जीवन का अनुभव शेयर नहीं करूंगा तो विद्यार्थी कैसे तैयार होगा जीवन का। तो मैं बता रहा हूँ इस राशि का स्वभाव है, शुक्र है ना, शुक्र छल कपट करता है, राक्षस है ना शुक्राचार, और स्त्री वाला स्वभाव है ना नपुंसकता वाला, पीछे पीछे पीठ के पीछे से चाकू मारने वाला काम करेगा ऐसे लोगों को। चलो कोई बात नहीं, वो जिसकी होगी वो टेंशन में आ रहा होगा, हमें कहने लगेगा। स्थिर संज्ञक शिथिल शरीर, ठीक है। शुभ कारक, शुभ कारक माना गया क्योंकि वृष राशि शुभ कारक भी होती है। शुभ कारक का अर्थ मैं बता दूं, ग्रह का स्वभाव साफ सुथरा है, मस्त रहना पसंद करता है, खाना पीना रहन सहन अच्छा भला खर्चा, तो ये शुभ कारक भी माना गया, इसको भी लिख देते हैं हम। शिथिल शरीर शुभ कारक। अब जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि शुभ ग्रहों में शुभ संज्ञक जो ग्रह हैं, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन संज्ञक ग्रह माने गए शुभ। शनि, रवि और एक जो है मंगल, जिसमें कि शनि और मंगल जो है तमोगुणी है, और जो आपका सूर्य है, रवि है, वो आपका रजोगुणी है। रजोगुण, तो रजोगुण होता है ना रहन सहन बढ़िया राजाओं की तरह, वो रजोगुण होता है, मीडियम जिसको बोलते हैं। और तमोगुणी खराब होता है, नेगेटिव होता है, और सतोगुणी उच्च होता है। तो सोम, चंद्र, सोम को चंद्र बोलते हैं, और जो गुरु है और जो बुध है और जो शुक्र है, ये सम संज्ञक माने गए, सात्विक भी माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये शुभ कारक है, इसमें लिखा हुआ है। तथा महाशब्दकारी है, शुभ कारक। महाशब्दकारी, अब देखो महाशब्दकारी के बारे में समझ रहे हो कि इसको चिल्लाने की आदत है। महाशब्दकारी मतलब थोड़ा जोर से, इसकी ये है कि वाणी में जो है प्रभाव ज्यादा रहता है, थोड़ा जोर से जो है इसको तेज है इसके अंदर बोलने का। कुछ स्त्रियां होती है ना जो ज्यादा हल्ला करती है, वो ये राशि वाली होती है शुभकारी, महाशब्दकारी। महाशब्दकारी, ठीक है, ये राशि जो है। अब इसका स्वभाव स्वार्थी, मैंने पहले बोला था बहुत चतुर चालाक स्वार्थी होते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है तो बिल्कुल सही सही। मैं झूठ नहीं बोलूं, मैं तो जीवन के अनुभव से सब पढ़ा हुआ है, कब पढ़ा हुआ मुझे खुद याद नहीं है, पर मैंने जो ग्रहों को फलादेश कर करके धीरे धीरे अनुभव से सीख लिया ना, तो वो मुझे पता है कि कौन आदमी कैसा होता है। मुझे तो स्वभाव पता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं वृष राशि वाले जो बहनचोदों ने अपना स्वार्थ साधा हुआ है, मेरे से भी स्वाधा हुआ है, मेरे से भी पैसे मारे हुए खाए हुए लोग, ऐसे भी लोग, मुझे तो पता रहेगा। मतलब मैं तो भोग भुगता है प्रैक्टिकली लेके बैठा हूँ जीवन में, इसलिए मैं ज्योतिष अच्छे से कर पाता हूँ। ये भी बता दूं, मेरे पास जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा है प्रैक्टिकली। इसमें लिखा हुआ है इसके बारे में कि इसका स्वभाव सारथी, इसका स्वभाव स्वार्थी और सांसारिक कार्यों में दक्षता। सांसारिक कार्यों में दक्षता, सांसारिक कार्य किसको बोलते हैं? दक्षता का अर्थ क्या होता है ये बता दूं, मतलब कुशलता, अच्छे से करना, दक्षता। ठीक है, यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? सांसारिक कार्यों में दक्षता तथा बुद्धिमान से काम लेने का है। अपना बुद्धिमान, भाई चतुर चालाक है तो बुद्धि से तो काम लेगा, अपना गणित लगाए, दक्षता तथा बुद्धिमता से काम लेना है। देखो अगर नेचर नहीं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा, खराब मत समझना, जिसकी वृष राशि है मेरा काम ये समझाना, समझ रहे हो? तो बुद्धिमता से काम लेना है। बुद्धिमता से काम लेना मतलब बहुत सोच विचार के फैसला लेता है। और बता रहा हूं, और यहाँ पे कितनी बढ़िया बात बोली है, इसका स्वभाव सांसारिक कार्यों में दक्षता। जो लेडीजें घर में पैसा बचाती है ना, तो ज्यादातर वृष राशि है, शुक्र का ही स्वभाव है, तो ऐसे लोग पैसा जोड़ते हैं, धीरे धीरे स्थिर करते हैं, कुछ ना कुछ करने से संबंधित, कि भाई इससे हम ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, कुछ बढ़िया काम करेंगे, बच्चे के लिए कोई LIC करेंगे, मतलब जो भी है धीरे धीरे। तो ये सांसारिक स्वभाव कार्यों में दक्षता, बाजार करना, मार्केटिंग करना, कैसे क्या करना, अपना गणित लगाते हैं। ठगे तो जाते ही है, देखो ठगा तो जाएगा, जो जितना चतुर चालाक बनता है वो ठगा तो जाता ही है, पर फिर भी अपनी तरफ से तर्क वितर्क गणित तो लगाएंगे। इनका स्वभाव ही इस टाइप का, चतुर चालाक होशियार बनना। मतलब देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, मेरी राशि कन्या है, तो कन्या राशि थोड़ी सी है डिस्टर्ब, माइंड इधर उधर डाइवर्ट करते हैं, बट मेरा लग्न सूर्य है। मैं कभी भी राशि को वो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया, कभी नहीं दिया राशि को महत्व। मुझे मालूम है राशि मेरी खराब वाली है, गंदी वाली है, जो मुझे गलत चीजों में ले जाने का पूरा वो करेगी। तो जो मेरे सूर्य लग्न है वो मेरा आत्मकारक है, हृदय का। तो मैंने सूर्य को बलवान इतना ज्यादा कर रखा है कि राशि का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े।
क्योंकि राशि का तो काम ही है, ये खा ले, वो खा ले, मीठे ले जाए, यहाँ चला जा, घूमने फिरने चला जा। राशि के हिसाब से चलोगे तो आप बाजार में सबसे बड़े बेवकूफ हो। तो राशि के हिसाब से कभी नहीं चलना चाहिए। जो लोग राशि के रत्न पहनते हैं, हमेशा जानिए कि आपका ग्रह कौन सा अच्छा है, कहीं राशि शत्रु के घर में तो नहीं बैठी है। मेरा जो लग्न है वहां बुध जो है आपका सम ग्रह है, मित्र भी नहीं बोलेंगे, सम है, पर बुध वहां पे कोई अच्छा फल नहीं देगा सूर्य को, क्योंकि मेरा गुरु अच्छा है, मेरा मंगल अच्छा है। गुरु का बुध शत्रु है, मंगल का बुध शत्रु है, तो मेरे गुरु और बुध को क्यों देगा? सूर्य के लिए तो अकेला वो उसको अच्छा नहीं करेगा ना, क्योंकि मेरा गुरु भी अच्छा है, मेरा मंगल भी अच्छा है, वो उसको फल नहीं देगा। बुध और नुकसान देगा, वाणी दोष पैदा करता है, जो वाणी से मैं तूता गाली बदतमीजी ये बुध पैदा करता है। कन्या राशि है मेरी, जो वाणी के घर में बैठी है। तो अब देखिए आगे सांसारिक और दक्षता बुद्धिमत्ता ग्राम लेने का, इसे अर्ध जल राशि भी कहा जाता है, इसे अर्ध जल राशि। अब स्त्री है ना, तो आधी जल राशि भी कहा जाता है, अर्ध जल राशि आधी, इसके अंदर जल तत्व वाला भी स्वभाव बोल सकते हैं, अर्ध जल राशि भी कहा जाता है। मतलब जो मैंने बताया चंचल, चपला, लक्ष्मी जी जैसे गुण, वो इसमें गुण समझ लीजिए, अर्ध जल राशि भी कहा जाता है। आगे भी पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है स्वभाव के बारे में। इसके बारे में क्या लिखा है, इसके द्वारा देखो मुंह और कपोलों का विचार किया जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों, कपोलों का मतलब समझ रहे ये वाला, और मुंह का ये एरिया, वैसे तो ये एरिया भी माना जाता है, गले का भी होता है, पर मुंह का पूरा ये एरिया और कपोल माने ये वाले भौं, इसका भी विचार किया जाता है। इसके द्वारा मुंह और कपोलों, कपोलों का विचार किया जाता है। अब देखो वृष राशि जो है, जैसे मैंने बताया जो वृष राशि है 2 नंबर, अगर अष्टम भाव में जब बैठ गई तो इसका मतलब जो आपके ये वाला एरिया है ये थोड़ा डिस्टर्ब होगा, यहाँ घाव होंगे ही होंगे। गलती से शनि देख रहा है, उसको राहु देख रहा है, बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह सूर्य ही बैठ गया तो उसमें तकलीफ देगा, गर्मी पैदा करेगा, ये सब चीजें भी बीमारी पकड़नी पड़ती है। अभी तो हम स्वभाव के बारे में बता रहे हैं, किया जाता है। ठीक है, चलो इसको पढ़ लेना। यह राशि स्त्री राशि श्वेत वर्ण, श्वेत माने सादा कांतिहीन, वैश्य वर्ण, दक्षिण दिशा की स्वामिनी, भूमि तत्व वाली, स्थिर संज्ञक, इसका तत्व देख लो भूमि तत्व है। वैसे वृष जो है इसमें जल तत्व भी, क्योंकि भूमि तत्व में जल की भी बहुत सारी मात्रा है, तो ये वृष जो है स्त्री तत्व, और स्त्री तत्व तो जाहिर सी बात है उसमें जल तत्व होगा ही होगा। और यहाँ इन्होंने लिख भी दिया कि ये इसे अर्ध जल राशि भी कहा जाता है। तो जो मैं बता भी चुका हूँ, इसे अर्ध जल राशि इसलिए कहा गया है क्योंकि मैंने बताया स्त्री है तो वो जल तत्व होगा ही होगा, ठीक है ना। और इसमें बोला भी है भूमि तत्व वाले, स्थिर संज्ञक, राशि स्थिर है, शरीर शुभ कारक तथा महाशब्दकारी है, जोर से सुनना बोलना पसंद है इनको। इसका स्वभाव सांसारिक कार्यों में दक्षता, मतलब सांसारिक कार्य मैंने बताया ना कि रहन सहन, और उसके बाद एक और बहुत बढ़िया बात बता दूं, गान नाच, चीजों को सुधार के रखना, संभाल के रखना, घर को सजा के रखना, इस चीजों को भी लेंगे हम वृष राशि में। मतलब मेंटेनेंस करना बढ़िया तरीके से, साज सजावट बढ़िया तरीके से, साज सजावट फलाना ढिकना सब कुछ, मतलब जो रहन सहन बढ़िया करके ना, किचन पिचन सजा के, ये वो खाना बनाने में मास्टरमाइंड, मतलब सब चीजों को बोल सकते हैं कि इसमें मास्टरमाइंड होता है। चलो तो भैया पढ़ा दिया, पढ़ लेना, जिसको पढ़ना। वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो। क्लासें जरूर पढ़ना मेरी, और आगे की भी वीडियोस देखना, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में सीखने को तो मिलेगा, जब यूट्यूब से मुझे पैसा मिलने लगे तब आप लोगों को सीखने को मिलेगा। मतलब सच बात बताओ, मैंने जितनी भी वीडियोस आज भी बना के छोड़ी है यूट्यूब पे, और मैंने जितनी भी वीडियो में कुंडलियां देखी है, सब में मैं ज्ञान की बातें, चर्चाओं की बातें करता हूँ, दुनिया भर की करता हूँ। बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं आप आधी से ज्यादा तो फालतू की बात कर रहे हैं। मैं बहुत ठीक है, तू तो अपने स्वार्थ के बारे में देख रहा गांडू, पर दुनिया के भले की बात है। मतलब बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं वो तो अपना स्वार्थ देख रहे हैं ना, कि मेरी कुंडली देख दो मैं फ्री हो जाऊं, मैं चूतिया पैसे देके दिखा, मतलब जो ऐसे सोचने वाले उनके लिए बोल रहा हूँ। बहुत सारे चूतियां हैं बाजार में, तो उन लोगों को यही बोलूंगा कि स्वार्थी ना बना करो, समाज को बारे में सोचोगे तो तुम्हारा भी भला उसमें हो जाएगा, तुम भी समाज में ही। तुम सोचो कि नहीं मेरी कुंडली देख, तेरी कुंडली देख, तू पहले दुख भोग रहा है अपने कर्मों से, मेरे देखने से कौन सी अच्छी हो जाएगी, सोचने वाली बात, समझ रहे हो। मैं बहुत मिलते हैं मुझे चूतिया, इसलिए मैं उन लोगों को उसी की भाषा में समझा देता हूँ
कि तेरा भला भगवान भी ना करने के। तू स्वार्थी है, तू समाज में नहीं आया अभी तक, तू समाज में नहीं जुड़ा अभी तक, तू सर्व के लिए भोम के लिए नहीं देखा। कहता ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो जो दूसरों का भला ही नहीं सोच रहा, उसका भला भगवान भी नहीं करने के, ग्रह भी नहीं करने के, देवता भी नहीं करने के। जिनको दायित्व मिला ना, वसु इंद्र फलाना ढिकना जो भी और देवता है, जलवायु वरुण फलाना अश्विनी, जो भी सोम देवता, जो भला करने वाला कि इनके हाथ में छोटी छोटी चीजें देने, वो भी बोलेंगे तो चूतिया आदमी, तो सारा अपने बारे में सोचता रहता दिन भर बैठ। तो तेरे को तो मतलब इतना बंधन में फंसा कर रखते हैं कि वो आदमी घर में गलत काम करेगा, बैठेगा, टेंशन में रहेगा, चिंता में रहेगा, खाएगा पिएगा, छत पे घूमेगा, पागल रहेगा खुद भी। तो सर्वभौम के बारे में जब व्यक्ति सोचता है ना, सर्वभौम सारे ब्रह्मांड के बारे में, तब उसका भला होता है। ये भी बता दो कि उस ब्रह्मांड में तुम भी आ गए हो, ईश्वर तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेगा। मैं रोज आरती पूजा सुबह करता हूँ, मैं परमात्मा से, भोले बाबा से एक ही प्रार्थना है, भगवान सबका भला करना, सबका। वो कल मेरे को जो गाली दे रहा था उसको भी ले लेना उसी में, मतलब बराबर रखना सबको, कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशान है, कोई सुखी है, दुखी है, हम तो भगवान से एक ही प्रार्थना कि प्रभु सबका भला करना, और हमारा भी उसी में ले लेना, हमारे को भले इलाज। मतलब देखो, छोटा उससे बड़ा छोटा भेदभाव जो व्यक्ति करेगा वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता, ये नहीं, वो तरक्की नहीं कर सकता। हम मिथुन राशि के बारे में पढ़ाते हैं, स्वभाव नेचर जो भी है। और देखो मुझे बड़ा मजा आता है गाली देने में। क्यों मजा आता है? बहुत मिलते हैं मुझे, रोज मिलते हैं, और कहते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया आदमी हैं, हम तो कुछ नहीं करते। इतने निच्चड़ आदमी है, इतने निच्चड़ आदमी है, बोल के 10 रुपए भी देंगे ना तो ढिंडोरा पीटेंगे कि आज हमने 10 रुपए बांटे। तो वो ले गई थी आज मेरे से 10 रुपए मांग के, उसको दिए मैंने आज उसको 10 रुपए, मेरी नौकरानी। अरे बहन चो डूब के मर जाओ जाके तुम लोग, भगवान का कहता हूँ, मतलब डूब के मर जाना चाहिए, फिर भी जिंदा रहूंगा। ये राशि पुरुष जाति। अब देखो पहली राशि जो थी मेष वो पुरुष थी और दूसरी स्त्री, तीसरी राशि मिथुन राशि, ये पुरुष जाति। यह राशि पुरुष जाति। हरित वर्ण, हरित वर्ण मतलब समझ रहे हो, मिथुन है ना तो हरा रंग होता है इसका, हरित वर्ण घास की तरह। जैसे श्वेत वर्ण वो था, श्वेत सादा कलर वृक्ष, ये हरित वर्ण है, हरे रंग का। चिकनी, चिकनी बोला गया ऐसे। तो थोड़ा मैं बोलता हूँ, मैंने बहुत बार बोला है कि मिथुन राशि वाले व्यक्ति लचीले होते हैं। लचीले का मतलब समझ रहे हो, थोड़ा हिजड़े टाइप के। हिजड़े टाइप का मतलब ये नहीं है, मतलब उनके अंदर थोड़ा सा पुरुषार्थ बल कम होता है, थोड़ा लड़की और लड़के का मिक्सिंग समझ लो। तो यहाँ चिकनी शब्द इस्तेमाल किया गया, शास्त्र इन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है तो समझने वाली बात है। चिकनी शब्द का जो अर्थ है ना, चिकनी, शूद्र वर्ण, शूद्र वर्ण माने छोटी सोच, शूद्र वर्ण। मतलब वही अपने बारे में सोचना, स्वार्थी भी बोल सकते हैं शूद्र वर्ण। और थोड़ा सा बोल सकते हैं कि अब देखो मैं क्या बोलूं, छोड़ो बाद में बताएंगे, उसमें मूड खराब हो जाएगा। यह राशि पुरुष जाति, हरित वर्ण, चिकनी, शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण सीधा सीधी समझ लो कि व्यक्ति की सोच थोड़ी सी छोटी होगी, वो अपने ही लेवल के बारे में सोचेगा, वो ऊपर दूसरे का भला नहीं देख सकता। सीधा सीधी पकड़ लो ना भीम आर्मी के बारे में, आप लोग उसी को बोले लो, मेरे मन में वही आ रहा था, भीम आर्मी है ना, भीम आर्मी चंद्रशेखर वाली, वो उसी की तरह सोच रहे हैं। वो अपना ही सोचेंगे कि भीमराव अम्बेडकर है, सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। वो ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे, वो देवी देवताओं को, वो बुद्धि भ्रष्ट। उसी तरह से ले लो। मेरे से एक बात में ज्योतिष में कोई बोल रहा था एक दिन, एक पंडित, ओ बुद्ध तो बहुत बढ़िया होता अगर फलाना ढिकना। अब हमें इन चीज की नॉलेज है, हम पढ़ के बैठे हैं, तो हमें कैसे मान ले कि वो तो बहुत बढ़िया होता भाई। चतुर, चालाक, ब्रोकरी, दलाल, कमीशन, इधर का खाना, उधर का खाना, इधर की उधर लगाना, ये करना। किसी के मुंह पे कुछ बोलेगा, किसी के मुंह पे कुछ बोलेगा, इधर की साइड होगा तो इधर का बोलेगा, उधर जाएगा तो वो आता हम लोग। शुद्ध वर्ण पश्चिम दिशा का स्वामी, पश्चिम जैसे कि मैंने बताया, पूर्व मेष, मिथुन पश्चिम दिशा का स्वामी। पश्चिम दिशा का स्वामी वायु तत्व। देखो इसको बुध को वायु तत्व बोलते हैं, और मैं बहुत बार बोला भी है कि वायु और शनि वायु तत्व होता है, बुध और शनि दो ग्रह, तो ये वायु तत्व है। ठीक है ना, वायु तत्व। वायु तत्व का मतलब समझ रहे हैं, इनका नसों में काम होता है। बुध जो है नसों का कारक होता है, जो नसें कहीं है ना हमारी इधर उधर रस्सियों की तरह ग्रीन ग्रीन, तो बुध का ग्रीन कलर, और नसें दिखती है हरी हरी दिख रही है, देखो हरा कलर है इसमें थोड़ा थोड़ा नसों में, तो इसका बुध कारक है।
और इसमें वायु होती है, नसों के अंदर वायु भी चलती है। प्राण, व्यान, उदान, समान, पंच प्राण जो होते हैं वो नसों में ही जाके हमको बल देता है, ताकत देता है, शरीर की स्नायुओं को बल देता है। 72,000 करोड़ नाड़ियां बोलते हैं ना, 72 करोड़ नाड़ियां, उसमें वो सब वायु स्नायुओं में घूमती है, तो नसों के माध्यम से उसमें चलता है और वो वायु ही बोलते हैं, तो वायु तत्व है। उष्ण 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 का मतलब थोड़ा सा गर्म स्वभाव। महाशब्दकारी, ये भी थोड़ा जोर से बोलना, जोर से सुनना। महाशब्दकारी, देखना जो बच्चे मिथुन राशि वाले होंगे, लग्न वाले होंगे, उनका स्वभाव थोड़ा सा जोर वाला होगा। ये कहां से निकल गया? महाशब्दकारी, मध्यम संतति वाले, मीडियम संतति बच्चे होंगे इनके, मध्यम, 2 बच्चे 3 बच्चे, मध्यम संतति वाले, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है शिथिल शरीर। शिथिल मतलब पतला दुबला शरीर, मैंने बोला भी है, अभी भी थोड़ी देर पहले बोला। शिथिल शरीर का मतलब लचीलापन, बुद्ध वालों में लचीलापन होता है। बच्चे पतले पतले होते हैं, चेहरे ऐसे लंबा होता है, आंखें ऐसी मोटी मोटी होती है। लड़कियों का नेचर पड़ता है, इन्हीं लोगों को वो हिजड़े आते हैं ऐसे, इस बच्चे को मेरे को दे दो, इसे मैं ले जाऊंगी मेरे पास, मतलब ऐसा स्वभाव होता है। और सच में होता है, खराब ना मानना। हमने देखा हुआ, हमारे वहाँ ऐसे थे जिनको हिजड़े ले जाते हैं पकड़ के, चल भाई हमारे वही रहना, तेरे को वो बनाएंगे, हमारे साथ रखेंगे। गोरे गोरे चिकने चिकने से लड़के होते हैं। लिखा भी है चिकनी, चिकनी लिख भी दिया उन्होंने। सालों को वेदज्ञ के ऋषियों को भी पता था कि ग्रह कैसे कैसे बनाने वाले हैं इन लोगों को, ये चिकनी लिख भी दिया उन्होंने। मध्यम संतति वाले, शिथिल शरीर। शिथिल का मतलब है पतला दुबला शरीर, देखने में एक तरह से लड़कियों की तरह बोल सकते हैं इसको। शिथिल शरीर। इसके आगे क्या है? तथा विषमोदय। विषमोदय, अब देखिए विषमोदय बहुत बढ़िया शब्द है, इसका अर्थ बताते हैं। विषमोदय है, अब ये क्या है? विषमोदय, विषम माने भ्रमित होना, भ्रमित रहना, विषमोदय रहेगी हमेशा। मतलब इसका माइंड थोड़ा, आप देखिए मिथुन राशि जो द्विस्वभाव राशि है, द्विस्वभाव, मेष चर राशि है, वृष स्थिर राशि है, और मिथुन राशि द्विस्वभाव है। तो ये विषम, विषमोदय बोला गया है। कन्या राशि और ये राशि विषमोदय है, विषम में रहेंगे हमेशा, भ्रम में रहेंगे हमेशा, भ्रम, इसको आप भ्रम शब्द समझ लो, विषमोदय है, ये भ्रमित रहेंगे हमेशा, भ्रमित, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ? इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्यायनी होता है। शिल्पी, विद्यायनी, इसका स्वभाव। स्वल्प, स्वल्पी समझ रहे ना? शिल्पी, शिल्पी लिखा हुआ है। शिल्पी माने वही कुछ ना कुछ बनाना, चित्रकार हो गया, या शिल्पकार हो गया, या वो कढ़ाई करना हो गया, कुछ डिजाइन करना हो गया, या ये जो मूर्ति बनाना हो गया, कला के क्षेत्र संबंधित, जिसको शिल्पीकार बोला जाता है। इसका स्वभाव शिल्पी भाई। तथा विद्याध्ययनी, विद्याध्ययनी मतलब समझ रहे, जो लोग पुस्तकें लिखते हैं, जो लोग कविता लिखते हैं, वो भी इसमें है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ज्योतिष होते हैं, वेदज्ञ होते हैं, मतलब जो पत्रकार होते हैं, अध्ययन लिखते हैं, समझ रहे हो, टॉपिक लिखते हैं, कविता मैंने बता ही दिया। तो किसी भी चीज पे जो उन चीजों को अच्छे करके ढाल के सही तरीके से, तो ये भी इसी का स्वभाव है। इसका स्वभाव शिल्पी तथा विद्या अध्ययनी, मतलब ये लोग विद्या अर्जन करने के पीछे लगे रहते हैं। विद्या अध्ययनी, ज्यादा उधर की तरफ ध्यान करते हैं, मतलब इनका मन रहता है कि नई नई विद्याएं सीखे, नई नई जानकारी हासिल करें, ठीक है। इसके द्वारा शरीर के कंधों, कंधों के बारे में लिखा है। तीसरी राशि है ना, तो पहली राशि मैंने बता दिया था, ये वाला एरिया होता है यहाँ से, ये मेष का। दूसरी राशि का एरिया ये है मुंह से यहाँ, नाक से, नाक पहली वाली में ही आ जाता है, मुंह से नीचे का एरिया, और कपोल जो है ये वृष राशि में होता है। तीसरा ये कंधे होते हैं, और बाजू भी समझ लो, बाजू, ये एरिया जो है तीसरा कंधे होते हैं, ठीक है। इसके द्वारा शरीर के कंधों तथा बाजुओं, लिखा भी है इसमें बाजू, बाजू समझ रहे ना, ये हाथ हमारा पूरा बाजू ले लो, बाजुओं का विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। चलिए
आज 3 राशि के बारे में पढ़ाएंगे। मैंने बताया ना कि खिचड़ी नहीं बनानी है मुझे, खिचड़ी बनाने से बड़ी तकलीफ हो जाएगी, लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि राशियों का नेचर ही मेन चीज है। राशियों का नेचर समझ गए तो आपको फलादेश करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि रोज आजकल की लेडीज लोग अपने बच्चों की कुंडलियां दिखाते हैं, ज्यादातर बच्चे यही वाले होते हैं, नपुंसक वाले, तो उन लोगों को भी ठीक किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो ठीक करता रहता हूँ अच्छे अच्छे लोगों को। चलो ठीक है ना, बहुत बढ़िया करके पढ़ा दिया आज की क्लास में। अब जो बाकी के जो 12 राशि और 9 राशि है ना, उसको भी मैं कोशिश ये करूंगा सरल तरीके से पढ़ाऊं, अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, जिससे कि समझने में कोई समस्या ना हो। ठीक है ना। तो मेष, वृष और मिथुन 3 ही राशियों के बारे में पढ़ाया। मैंने बताया ना खिचड़ी पक जाती है ज्यादा, क्योंकि मेन चीज यही है। आपने राशियों के बारे में स्वभाव समझ लिया ना, आपको बहुत कुछ अच्छी नॉलेज हो जाएगी, बहुत कुछ अच्छी। तो इसलिए कोशिश ये रही है कि कम चीजों पे ही फोकस करें, और मैंने अच्छे तरीके से समझाया जो उसमें है। और मैंने बोला खिचड़ी नहीं बनाएंगे, और हम करेंगे इसको, और आगे की राशियों को आगे पढ़ेंगे। चलो, किसी की कुंडली थी, 2-4 लोग भाग गए होंगे, वाले तो चतुर चालाक बोले ना, वो अपने बारे में सोचते रहते हैं, स्वाभाविक वाले लोग हैं 2-4, और तो दिखवा लो। मैं तो तुम लोगों के लिए बैठा हूँ, तुम लोगों का भी भला करना हमारा काम है। डालो किसी किसी की कुंडली है तो देख देते हैं 2-4 कुंडलियाँ, 2-4, इतना तो टाइम नहीं है, भोजन करने जाना। चलो, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो कर सकता है, पैसे डाल देना, फ्री में तो नहीं पढ़ाता मैं, किसी को ये भी बता दूँ। यहाँ पे तो फ्री में पढ़ लोगे, पर जो अच्छी चीज़ नॉलेज है ना, और भी बहुत सारी, और जो आप लोगों के डिस्कशन है और आप लोगों के हल होंगे चीज़ों के, वो हल सब जो है मैं पर्सनल वालों के करूँगा, जिनकी फीस आ गई होगी, जिनकी फीस आई है उन्हीं लोगों को हल करूँगा, उन्हीं लोगों को समझाऊँगा, उन्हीं लोगों के बारे में बताऊँगा। क्लासेस बढ़िया करके चल रही है, चलाऊँगा भी आगे। अभी मेरी पहले शुरू में 2-3 बार क्लासेस बंद हो चुकी हैं, और अब मेरा कोई फोकस नहीं है क्लासेस बंद करने का। मैं क्लासेस के जरिए ही पैसा कमाने वाला फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा कुंडली में देख ही नहीं पाता हूँ, मतलब इतनी अपॉइंटमेंट रहती है। आज भी मैंने 4 चार्ट देखे हैं, और 750 रुपये फीस करती है, 750 चल रही है। चलाऊँगा इतनी, क्योंकि मेरे पास काम बहुत रहता है। अरुण छेत्री का शेयर का टैग नहीं है भाई, शेयर का टैग जिसका नहीं होता उसका नंबर नहीं आता है। अनन्या प्रीत कौर, भाई साहब आपका भी शेयर का टैग नहीं है। गुलाटी जी शेयर करिए। तनुश्री वर्मा, फॉर इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन। सीखिए, ज्योतिष में बहुत सारी चीजें हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँ ना। गुरुजी मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, मेरे को क्या है लेना कुंडली से, उस पर थोड़े भैया डिटेल डाला करो यार। डेट टाइम पहले तुम भोलेनाथ को पकड़ो नहीं, तुम महादेव जी के बगल में बैठो या खुद ही विष पान करने लग जाओ, उससे मेरा क्या लेना देना। तुम करो जो करना तुम्हें, तुम जहर पी लो, तुम्हारे पास हो सकता है तुम भोले बाबा के भक्त हो, तुम्हें भांग वांग भी सूट हो जाए और तुम विष भी पी सकते हो। भोले बाबा के भक्त कर सकते हैं सब कुछ, तुम विष भी पी सकते हो सकता है तुम्हारे अंदर इतनी पावर। पर फिर भी कुंडली दिखा लेना, डेट टाइम डालना, मैं उसके बाद ही बता पाऊंगा। कार्तिक शर्मा, 750 रुपये की फीस है सर पर्सनल अपॉइंटमेंट की, और कुंडली सीखने की जो है 1 महीने की 3333 रुपये। 10 तारीख को ग्रुप में से बाहर निकाल दूंगा, 2-4-5 लोगों की फीस नहीं आई हुई है, तो जिसकी फीस आ जाएगी बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मैं उनको धीरे धीरे देखूंगा, साइड करूंगा। और क्लासेस जिसकी चल रही है 3330 रुपये, 33 रुपये 1 महीने की फीस है, 3 महीने की 9999 रुपये। क्लासेस मैं बंद नहीं करूंगा, क्लासेस मेरी चलती रहेंगी। यूट्यूब पे वीडियो चले जाएंगी, यूट्यूब को मैं जो यूट्यूब पे जो है ना सब्सक्रिप्शन वाला सिस्टम कर दूंगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेगा, उसको मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, तो वह व्यक्ति सीख पाएगा। और वीडियो मैं कभी भी बंद नहीं करूंगा, वीडियो हमेशा चलती रहेगी। कार्तिक शर्मा जी देख देते हैं भाई साहब, प्रश्न आपका देख देते हैं, ठीक है। कार्तिक जी का 6/12/98 है, और मैं कोई कुंडली नहीं देख रहा, कोई कृपा करके ना डाले। अरुण छेत्री जी आपका नंबर पहले ही आ गया होता अगर आपने डाला होता तो, अब ना डाले। 2:50 AM मैं भोजन करने जाऊंगा, मुझे रेस्ट भी लेना है फिर। 2:50 AM, ये कहाँ का है जी? नरवाणा, हरियाणा में है ना नरवाणा। देखो भैया भोले बाबा की कृपा है इसलिए इनका नंबर आया, नहीं तो मैं तो खाली बैठा था। मैं बोल रहा था डेट टाइम प्लेस और शेयर का टैग डालो, तो जिन पे भोले बाबा की कृपा है उनके बगल में बैठते हैं, इसलिए इनका नंबर आया। हाँ, इसके बारे में हम बात करते हैं, इनके चार्ट के बारे में। इस लाइट को हमें नहीं, रोशनी नहीं पड़ रही है, बहुत बढ़िया है। चलो
चलिए, आपका क्या प्रश्न था कि भैया गुरुजी मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, मेरे को क्या है लेना कुंडली से, उसके ऊपर थोड़े है कुंडलियाँ। अच्छा, भोले बाबा से ऊपर नहीं है कुंडली, बिल्कुल सही बात है आपकी। ठीक है, फिर भी हम देख देते हैं। देखो भाई, भोले बाबा की पूजा करना बिल्कुल ठीक है। और आपके शनि की दशा चल रही है, शनि आपका पॉजिटिव नहीं है, अशुभ ग्रह। शनि तुम्हारा दशा चल रही है जो तुम्हारी बुद्धि को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहा है, तुम्हारे कार्यों में बाधा दे रहा है, रुकावटें दे रहा है। शनि में सूर्य का गोचर चल रहा है और सूर्य की राशि पे राहु बैठा है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप, भोले बाबा की पूजा कर रहे हो। नहीं तो बहुत खराब टाइम चल रहा था आपके। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो जो भोले बाबा की पूजा में लगे हो, वो आपको संभाल रहा है। नहीं तो आपके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट तकलीफ का योग बना हुआ है, इस समय दशा खराब चल रही है, दशा बड़ी गंदी है आपकी, ये भी बता दो। शनि में सूर्य का गोचर चल रहा है तो वो आपको तकलीफ देगा, शनि में सूर्य। और शनि से सूर्य अपने से 8वें पे बैठा, आपके पिता को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हुआ होगा इस समय में। ठीक है भाई साहब, अभी आने वाला समय बढ़िया दिख रहा है। 2033 के बाद जो है समय अच्छा है, अभी तो समय खराब चल रहा है। अभी शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, कुछ नशा वशा करवाएगा, नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएगा, सिर्फ नकारात्मक थॉट्स रहेंगे। आप भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं, सोने पे सुहागे वाली चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बाकी मैं आपको बता दूं, ये पैसा बर्बाद कराएगा, जुआ लॉटरी सट्टा इधर उधर समय को बर्बाद कराएगा, शेयर मार्केट में भी पैसा डुबोएगा। और अभी जब आपके 2033 के बाद टाइम आएगा, 33 के बाद, तब जाके अच्छा समय आएगा। इस समय पापा को शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देगा, ये जो टाइम चल रहा है। पिताजी फिट हैं एकदम, तो बढ़िया है। पापा जी अगर आपके अच्छे हैं ना, आगे के टाइम के लोग मेहनत करते थे, बाकी समय थोड़ा सा खराब है, शरीर स्वास्थ्य में कष्ट देने का योग बना हुआ है। शनि में सूर्य है, अपने से 8वें पे बैठा है वृश्चिक राशि पे, तो वो उनको बॉडी में पेन देगा, शारीरिक कष्ट देगा, तकलीफ देगा, चोट वोट भी लगवाने वाला योग बना सकता है। आपके भी हड्डियों में कहीं ना कहीं चोट लगने का योग बन सकता है। ये सब गोचर चल रहा है। मेरा काम बता देना, क्योंकि शनि सूर्य एक दूसरे के भारी शत्रु हैं, बाप बेटे हैं। शनि ने दंड फेंक के मारा था सूर्य को, अपने पिता को पैरों में, तो चोट दे सकता है, कष्ट दे सकता है, ये चीज़ है। और अगर पापा के ग्रह की दशा अच्छी चल रही है तो जाहिर सी बात है वो अच्छे हैं। बाकी मैंने बताया कि समय थोड़ा सा डिस्टर्ब है, मार्च 2024 से ही चल रहा है। ठीक है, और फिर शनि चंद्र, आपके समय बेकार ही है अभी, लगभग अभी समय सारा खराब ही है, डिस्टर्ब ही करेगा। भाई साहब पांडे जी, कुंडलिया दिखाना टाइम लेके। ज्ञानेश्वर पांडे, मुरलीधर जी की जॉब कब मिलेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, ये किसका है? अमन कुमार जी का देख दे रहे हैं, त्रिपाठी जी का, ये तिवारी जी क्या नाम है इनका, ज्ञानेश्वर जी, अमन जी का देख रहे हैं, इनका बच्चे का। तो मैंने तो इसका चार्ट बहुत बार देखा है ना जी बाबूजी, रोज रोज चार्ट क्यों दिखाते हो? और अब ये चीज़ें प्रश्न नहीं होती हैं जीवन में कि जॉब कब मिलेगी, जब नौकरी ट्राई करेगा तभी मिलेगी। मैं अभी जाऊँगा आज नौकरी ट्राई करने के लिए, नहीं मिलेगी, 2-4 दिन में मिल जाएगी कोई ना कोई। भाई अगर मैं जाऊँ कि भाई मुझे नौकरी चाहिए, तो कोई ना कोई तो देगा ही, मेरे लेवल का काम है। तो जिस दिन नौकरी ट्राई करने का वो आएगा तो मिल जाएगा। 98 टाइम 1:13 देख देता हूँ मैं, कोई बात नहीं। फिर भी मिर्ज़ापुर यूपी, मिर्ज़ापुर। हाँ, इसके वरिष्ठ ने केतु गुरु मंगल के साथ बैठा हुआ है, शुक्र की दशा। इसके टाइम तो अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। शुक्र इस बच्चे का अशुभ है, शुक्र में गोचर जो है चल रहा है। अभी नहीं लगेगी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब में बात आएगी। फिर सूर्य जो है इसका अशुभ है, 2028 के बाद नौकरी का योग है। गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं, ये तो कोई और पूछ रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आपने ज्ञानेश्वर तिवारी जी प्रश्न पूछा हुआ है कि मिर्जा जॉब कब मिलेगी, हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ में शरीर स्वास्थ्य में समस्या रहेगी। अष्टम मृत्यु के घर पे शुक्र बैठा हुआ है और लग्नेश है, और शुक्र अशुभ है, इसका शुक्र अशुभ है, शनि शुभ है। शनि का नीलम और बुध का पन्ना है, 2 रत्न पहनने चाहिए थे। शुक्र अशुभ है, शरीर स्वास्थ्य में अष्टमे से वीकनेस कमजोरी देगा। राहु की पूर्ण दृष्टि है, शरीर को चूसेगा। लग्नेश ही शुक्र है, बीमार तो बचपन से ही है और रहेगा हमेशा, अभी आने वाले समय में भी बीमार रहेगा, ये भी बता दो। और 2028 के बाद, जून के बाद इसका समय अच्छा आएगा। जून 2028 के बाद समय अच्छा आएगा, सूर्य की दशा आ जाएगी। सूर्य इस बच्चे का शुभ है, उसके ऊपर राहु बैठा। उस समय में कह सकते हैं कि गवर्नमेंट क्षेत्र संबंधित कोई ट्राई करेगा तो जॉब लगेगी। नौकरी अभी भी लग जाएगी, नौकरी के लिए ट्राई करे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसी टाइम में भी कोई ऑनलाइन वर्क कुछ करने का, शिक्षा संबंधित, पढ़ाई संबंधित कुछ काम करने का योग बना हुआ है, ऑनलाइन संबंधित इस समय बना हुआ है। शुक्र में जो बुध का गोचर है, जून 2024 से चल रहा है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है ना इस समय, या तैयारी कर रहा होगा किसी चीज़ की, करने दीजिए, बढ़िया।
हेल्थ संबंधित समस्या रहेगी। और आपने पूछा है जॉब अभी मिल जाएगी, कोई भी जॉब ट्राई करेगा जॉब जरूर लग जाएगी। आप अगर सरकारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो जून 2028 के बाद, उससे पहले नौकरी नहीं लगेगी। शुक्र में केतु, केतु शनि की राशि पे बैठा है, वो आपका शुभ है। केतु उस पर बैठा हुआ है, बता देते हैं शुक्र में शनि केतु। यह अप्रैल 2027 के बाद योग बनेगा, अप्रैल 2027 के बाद गवर्नमेंट जॉब का, अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो। ठीक है ना, चलो बंद कर रहा हूँ मैं लाइव। क्लासेस चालू है, जिसे ज्योतिष में सीखना हो, कुछ भी जुड़ना हो जुड़ जाना। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी संबंधित जुड़ क्या जाना, मेरे से संपर्क कर लेना, मैं जोड़ दूंगा। लाइव बंद हो गया, कुंडलियाँ यहाँ पे नहीं देखता हूँ मैं ज़्यादा, जब लाइव आता हूँ तब देखता हूँ। अभी तो मेरी क्लासेस थी, मैं भोजन कर हूँ यार। मैं तो नहीं तो गाली देंगे, महाराज जी कहेंगे तू साले इधर उधर रहता है, आधा नहीं है, भोजन भी नहीं करता टाइम से, ऐसे बोलेंगे। चलो लाइव बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी।